हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विथ डीके के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 10 मई और 10 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ जो है वो ऑनलाइन स्टडी विथ डीके पर स्टार्ट किया आप सभी लोगों के लिए। तो इसकी शुरुआत 9 मई से कर दी गई है। अगर आपने 9 मई का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। वहाँ पर जाकर के आप करंट अफेयर्स का 9 मई का वीडियो देख सकते हैं। अब डेली हम मॉर्निंग में 7 बजे आपके लिए ऑनलाइन स्टडी विथ डीके के ऊपर करंट अफेयर्स के जो है वो डेली वीडियोस लेके आएंगे। तो करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होती है, फॉर एग्जांपल बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, प्री, मेंस, आर्मी, सी टेट, बीएसएफ, एमपी टेट, जितनी भी गवर्नमेंट्स की एग्जाम होती है उसमें करंट अफेयर्स जो है काफ़ी एग्जाम्स में अब पूछा जाने लगा है। और वैसे भी आपको करंट अफेयर्स से डेली अपडेट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स के वीडियो भी अब डेली अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब डेली आपको करंट अफेयर्स जो है वो इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। उस ऐप पर आपको पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध होगी। सो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति, जिसको हम पीएससी के नाम से जानते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, को पुनर्गठित करके इसका जो अध्यक्ष है वो हाल ही में किसे बनाया है। तो लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अभी पुनः अध्यक्ष बने उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, अधीर रंजन चौधरी। इन्हें दोबारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोक लेखा समिति के बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। लोक लेखा समिति जो होता है ये जितने भी सरकारी खर्चे वगैरह होते हैं उनको ऑडिट करने का काम करता है, यानी कि उसको देखरेख करने का काम करती है ये समिति। और इस समिति के अंदर अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष दल का कोई भी एक सदस्य होता है। ठीक है, तो ये जो अधीर रंजन चौधरी है ये अभी लोकसभा में सांसद सदस्य हैं ये, तो इन्हीं जो है वापस से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पिछली बार भी है पीएससी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम लोक लेखा समिति बोलते हैं, इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पुनः ये निर्वाचित हुए हैं। और इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 मई 2020 से शुरू होगा, जो कि 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा। और इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। लोक लेखा समिति जो है ये सरकारी खर्चों के खातों की जो जाँच करती है। तो अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दूसरा प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसको हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के नाम से जानते हैं, ये कब मनाया गया है हाल ही में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये बनाया गया है हाल ही में 5 मई को। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। 5 मई को हाल ही में विश्व हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। और इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इस साल की जो इसकी थीम थी यानी कि इस साल का जो विषय है वह है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स इस साल जो है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का जो है वो विषय है। और मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये तो हम मनाते हैं 5 मई को, लेकिन पूरे विश्व में विश्व हाथ धुलाई दिवस अगर आ जाए, वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे, तो वो हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस अगर आपसे पूछे तो वो 5 मई को, इसके अलावा अगर आपसे विश्व हाथ धुलाई दिवस पूछ ले तो वो 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हैंड हाइजीन डे का मुख्य लक्ष्य यह पहचानना है कि हैंड वॉश करना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है, यानी कि आपको दैनिक जीवन में जो है वो हाथ धोने को एक आवश्यक अंग मान लेना चाहिए। दैनिक जीवनचर्या में इसकी प्रक्रिया को आपको शामिल करना चाहिए। और जो हाथ धोने की जो प्रोसेस है अगर हम इसको दैनिक जीवन में लाएंगे तो जो अभी वर्तमान में कोविड-19 वायरस का संक्रमण चल रहा है ये भी काफ़ी हद तक रुकेगा। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसको हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के नाम से जानते हैं, कब मनाते हैं? ये 5 मई को मनाते हैं। और विश्व हाथ धुलाई दिवस अगर आपसे पूछ ले तो वो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने विदेशों में भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा एक अभियान हाल ही में शुरू किया है? तो इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना ने अभी नौसेना सेतु नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान में जितने भी विदेशों में भारतीय लोग फंसे उनको समुद्री मार्ग से जो है लाया जाएगा। और हमारे जो वर्तमान में नौसेना प्रमुख है उनका नाम है करमवीर सिंह। ये 24वें नौसेना प्रमुख है, इतना आप याद रखिएगा। थोड़ी सी इसमें मैं आपको डिटेल बता देता हूँ।
अभी तक इस अभियान के तहत लगभग 1000 से 1200 लोगों को लाने का टारगेट रखा गया है और इसमें जो नौसैनिक के जो जहाज भेजे जाएंगे उनके नाम भी आप याद रखिएगा। एक तो जलश्व और एक INS मगर, इन दोनों को मालदीव में भेजा गया है। और विदेशों से लाए गए इन नागरिकों को केरल के कोची में उतारा जाएगा, वहाँ पर इनकी देखरेख की जाएगी। उसके बाद इनके गृह राज्यों को जो है इन मजदूरों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान हाल ही में शुरू किया है? तो इसका नाम है नौसेना सेतु। चौथा क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है? तो लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला राज्य अब बन गया है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को जो 17 मई पूरे देश में, तो इन्होंने अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि जो 29 मई तक बढ़ा दी है। तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। और मैं आपको बता दूं, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। कब? 2 जून 2014 को। ये भी आप याद रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना एक स्वतंत्र राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, और ये भारत का 29वां राज्य था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो वर्तमान में राजधानी है वो है हैदराबाद। तो किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक हाल ही में बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है तेलंगाना ने। पांचवा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में होने वाले थे, इनको कोविड-19 के कारण जो है वो निरस्त कर दिया, यानी कि इनकी समयावधि आगे बढ़ा दी है। तो राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 को अब कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो पहले होने वाले थे 2021 में, लेकिन अब ये आयोजित होंगे 2023 में। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसमें डिटेल बता देता हूँ आपको। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के ये 7वां सत्र था इसका आयोजन 1 से 7 अगस्त 2021 को त्रिनिदाद और टोबैगो में होने वाला था, लेकिन ये स्थगित हो गया है और अब 2 साल आगे बढ़ गया, अब होगा ये 2023 में। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो है इन्होंने कहा है कि कैरिबियाई ही राष्ट्र खेलों की मेज़बानी करेगा, यानी कि होंगे ये त्रिनिदाद और टोबैगो में ही, लेकिन 2021 में नहीं होंगे, ये होंगे 2023 में। छठा क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 6 मई को। काफ़ी विचित्र प्रकार का ये दिवस है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है और इस बात का प्रचार प्रसार किया जाता है कि व्यक्ति जो खाना चाहता है उसे खाने दिया जाए, उसको खाने के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाया जाए। ठीक है, सबसे पहला इंटरनेशनल नो डाइट डे जो है ये यूके में 1992 यानी कि 1992 में मनाया गया था। और कैलोरी के बारे में चिंता किए बिना लोगों को वह खाने के लिए प्रोत्साहित करना जो उन्हें पसंद है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशंस उनको नहीं रखने देना है। कई बार क्या होता है, डाइट के चक्कर में बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ही जो है ये दिन मनाया जाता है। लोगों को डाइट के सही तरीके के बारे में शिक्षित करना और जिम्मेदारी से इसे प्रभावी ढंग से करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 मई को। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 7th क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये एक आयोग है जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग, और ये योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। तो कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नीति का फुल फॉर्म क्या है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनका कोविड-19 महामारी के चलते विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें कोविड-19 का संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो नीति आयोग ने हाल ही में कुछ जो बड़े बड़े राज्य हैं भारत के, असम, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उनमें दादा दादी और नाना नानी अभियान के तहत जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी देखरेख करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे नीति आयोग की बात है, ये तो मैं बता दूं आपको, नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार, और नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो नीति आयोग के वह अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और CEO है अमिताभ कांत, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो मुस्तफ़ा अली कदमी जो है ये इराक के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, याद रखिएगा। इसमें मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दूं, इराक की राजधानी बगदाद है, ये भी आप याद रखिएगा। इराक के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है इराकी दिनार, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, यानी कि इनके पहले कौन थे? इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था आदिल अब्दुल महदी, तो इनका स्थान लिया है।
और ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदमी, ये इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा और ये आदिल अब्दुल महदी का स्थान लेंगे। तो किसे बनाया गया है नया प्राइम मिनिस्टर इराक का? ये बने हैं मुस्तफ़ा अल कदमी, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नवा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप हाल ही में शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला सही होगा। तो आयुष कवच कोविड ऐप के अंतर्गत क्या होगा, इस ऐप के ऊपर जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं पेड़ पौधों से संबंधित, जैसे कि अदरक हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, काली मिर्च हुई, इलायची हुई, मतलब जितनी भी औषधि पौधे हैं उनके जो डिटेल है या उनके बारे में प्रचार प्रसार जो है इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे विशेषज्ञों की सलाह भी जो है इस ऐप के ऊपर उपलब्ध कराई जाएगी। तो कुल मिला के इस आयुष कवच कोविड ऐप का मकसद यही है कि इसमें लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है और प्रतिरक्षी तंत्र जो अपने शरीर का वो कैसे मजबूत किया जाए, इसका इसमें जो है ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने भी एक प्रकार का जीवन अमृत योजना अभियान शुरू की है और उसमें त्रिकूट चूर्ण एक प्रकार का पाउडर बांटा जाएगा लोगों को, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। और उस पाउडर में किस किस पदार्थ का मिश्रण है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो पीपल, अदरक और काली मिर्च, इन 3 पौधों का मिश्रण करके एक त्रिकूट चूर्ण बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और उसे बांटा गया है और उस योजना को एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं जीवन अमृत योजना। तो जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और आयुष कवच कोविड ऐप जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। 10वां प्रश्न है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, किस राज्य की सरकार द्वारा परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम जो हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में क्या होगा कि लॉकडाउन के कारण जो मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं वह वापस पुनः अपने राज्य में जो है आए हैं, तो ऐसी स्थिति को उनके ऊपर उनके निगाह रखी जाएगी, उनके ऊपर उनको वॉचिंग किया जाएगा कि उनको किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। तो जो राज्य के आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जितनी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, वह इस अभियान को सार्थक करेंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, निगाह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बाहर से आए हुए लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा। अगला स्टैटिक जीके का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य जो है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मध्य प्रदेश जो एक्चुअली चारों तरफ से 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो एमपी से जो 5 राज्य लगे हुए हैं उनके नाम हैं, एक तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य जो है मध्य प्रदेश को चारों तरफ से घिरे हुए हैं और मध्य प्रदेश को हम भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और एमपी का जो मध्य प्रदेश नाम है, ये नामकरण भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, आज मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे रोज वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चन पूछता जाऊँगा। अगर आपको उनके आंसर पता है तो आप कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। जो आंसर्स सही रहेंगे जिन स्टूडेंट्स के, उनके नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस भी करूँगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। आपको एमपी के राज्यपाल का नाम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूं। क्वेश्चन के अलावा मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात की सीमा सबसे कम लगी हुई है एमपी से। और सर्वाधिक सीमा वाला राज्य तो मैंने बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है? तो एमपी से सबसे निकट जो पोर्ट पड़ता है वो है मुंबई। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? तो 5, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगला प्रश्न है, इसी में आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी पूरे भारत में दूसरे नंबर पे, जबकि पहले नंबर पे है राजस्थान। ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो एमपी में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, एक तो एससी की अलग पूछी जाती है और एक एसटी की अलग पूछी जाती है। तो एसटी की 29 में से 6 हैं और एससी की जो है, एससी की है 4 और एसटी की है 6। तो ये आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये है 29। इसमें से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की कितनी है? तो एसटी की इसमें 6 और एससी अनुसूचित जाति की कितनी है? तो वो है 4। इसके अलावा आपसे मध्य प्रदेश
में राज्यसभा की सीटें अगर पूछ ले तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था 10 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी विद डीके, अगर ये आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स के जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।